गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 24 जुलाई है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। आज बजट स्पेशल होगा जिसमें हम लोग बजट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की जांच करेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पक्षों को देखेंगे और यह कैसे हमारे सतत विकास को मजबूत करेगा, समावेशी विकास को मजबूत करेगा और हमारे सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था को स्पष्ट करेगा। इन सारे आयामों को देखेंगे। इसमें सारे तथ्यों की जांच करते वक्त उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करें जो आपको एग्ज़ाम में काम देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देखते हैं। तो आम बजट जो 2024-25 है उसके समृद्धि के पथ क्या होंगे, उसके 5 पॉइंट को बिंदुओं के तौर पर हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट 5 बिंदुओं के तहत देखेंगे। नई कर प्रणाली में राहत दी गई है तो वो क्या असर देगा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, जिससे आम लोगों को इससे लाभ होगा या हानि होगा, इन सभी तथ्यों की जांच करेंगे। 9 आधार पर करेगा बेड़ा पार। यह हमारा आर्थिक जो आम बजट आया है उससे देश की 9 आधारभूत चीज़ों पर फोकस किया गया जिसके आधार पर हमारे अर्थव्यवस्था का बेड़ा पार होगा। उन तथ्यों को देखेंगे। साथ ही विकसित देशों के मुकाबले में भारत का खर्च क्या है विभिन्न मदों में, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, इसी तरीके से R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना हम लोग खर्चा करते हैं, इन सभी तथ्यों की जांच करेंगे। बजट को एक संक्षिप्त नज़र में देखेंगे, चार्ट में देखेंगे जिसमें राजस्व बजट, राजकोषीय बजट, पूंजीगत बजट सभी पर हम बात करेंगे। हालांकि जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैंने आप लोगों को अंतरिम बजट आया था उस पर हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था सभी तथ्यों की। चलिए आगे देखेंगे। आगे टॉपिक क्या है, सरकार की कमाई, सरकार का कमाई जो होता है और सरकार किस प्रकार से खर्च करता है, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लेना है, किस प्रकार से खर्च करती है वो देखेंगे। दोनों स्तर पर देखेंगे, पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ। बेरोजगारी से निपटने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में नारी शक्ति की बढ़ेगी भागीदारी, तो कैसे बढ़ेगी इसके तथ्यों की देखेंगे। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के 1225 करोड़ रुपया दिया गया, आवंटित किया गया, इनको कैसे लाभ इससे होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मुद्रा स्कीम में ऋण सीमा दोगुना 10 से बढ़ाकर 20 लाख आपको कर दिया गया है, तो मुद्रा स्कीम के तहत आप ऋण सुविधा ले सकते हैं। साथ ही कृषि और इससे संबंधित औद्योगिक स्थिति देखेंगे। विश्व बाजार में भारत की उपस्थिति क्या है कृषि क्षेत्र सेक्टर का, तो उन सारे संदर्भों को देखेंगे। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से हम लोग यही कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं, उसमें सभी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। उस शिक्षा में पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख का सस्ता लोन दिया जाएगा। लहलहाती फसलों की कृषि क्षेत्र में खाद पानी की स्थिति क्या है, कैसे उस पर बजट में तथ्यों की शामिल किया गया। कृषि कल, आज और कल की बात होगी, अर्थात हम अभी पहले कैसे थे, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होंगे, उससे संबंधित तथ्यों को हम देखेंगे। आदिवासियों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा, तो यह किस रूप से लाभ देगा जनजातियों को, आदिवासी क्षेत्रों को, इन सभी तथ्यों की जांच करेंगे। मजबूत होता है विकास का बुनियादी ढांचा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कैसे मजबूत होगी, इन पर हम चर्चा करेंगे। 100 शहरों में पेयजल, स्वच्छता और सीवेज ट्रीटमेंट की योजना है सरकार की, तो इन सारी 100 शहरों के संदर्भ में हम बात करेंगे। 100 शहरों में प्लग इन प्ले सुविधा का वाले औद्योगिक पार्क होंगे, अर्थात हम इन औद्योगिक पार्क के माध्यम से कैसे हम 100 शहरों को और भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कर सकते हैं। ई कोर्ट परियोजना के लिए 1500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, तो ई कोर्ट परियोजना क्या होता है इसकी हम पहले जाँच कर लेंगे। फिर दुर्लभ खनिजों के उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन लॉन्च करेगी सरकार, तो कौन सा मिशन लॉन्च किया जा सकता है इस पर बात चर्चा करेंगे। फिर एमएसएमई के लिए आसान कर्ज सुविधाएं उपलब्ध कराएगी सरकार, तो किस प्रकार से एमएसएमई को लाभ होगा, उन सारे तथ्यों की जांच करेंगे। फिर विनिवेश में 50,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, तो विनिवेश क्या होता है, विनिवेश से कैसे 50,000 करोड़ या उससे अधिक प्राप्त किए जा सकते हैं, इन सारे तथ्यों को हम एक नज़र बजट के नज़रिए से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि अगले दौर में सुविधाओं में राज्यों की होगी बड़ी भूमिका, अर्थात जो
विकास के लिए हम सतत विकास की बात करते हैं, उसमें राज्यों की भूमिका इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसमें आप लोगों को राज्यों की भूमिका के संदर्भ में बहुत सी रूपरेखा नकारात्मक देखने को मिली। तो राज्यों को कैसे हम सहभागी संघवाद के तौर पर आगे लेकर आ सकते हैं और उससे हम बेहतर आउटपुट ले सकते हैं, तो उसके लिए बात होगी। फिर भारत में वैश्विक पर्यटन मानचित्र में मजबूती से प्रतिष्ठित किया अपने प्रयास, तो पर्यटन क्षेत्र कैसे भारत और भी मजबूत कर सकता है, इसके महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले बिहार को एक्सप्रेसवे का जाल मिला, तो एक्सप्रेसवे क्या है, एक्सप्रेसवे से कैसे लाभ होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लाभ होगा, फिर हम इससे कैसे विकास के अन्य मानक को तय कर सकते हैं, इन सारे तथ्यों की जांच होगी। संपादकीय में देखेंगे समावेशी विकास का हर संभव उपाय किया गया है, तकनीकी तबाही से बढ़ती आशंकाएं। तो ध्यान रखिएगा, आज का केवल बजट सत्र है, बजट बातें होंगी, केवल बजट बात होंगी। यह आपके अगले 1 वर्ष तक के जितने भी एग्ज़ाम होंगे इसके डाटा आपके लिए उपयोगी होंगे। साथ ही साथ मेंस का जो टॉपिक होगा, मेंस के लिए फैक्ट आपको यहाँ से बहुत मिलेंगे। फैक्ट होता है डाटा फैक्ट, वो बहुत ही प्राप्त होंगे, इसको जो आपको हर स्तर पर उपयोग कर सकते हैं जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, युक्ति है इसको सपोर्ट करना है। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाइएगा, ऐप का लिंक उपलब्ध कराया गया है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर किन्हीं को ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा, असुविधा हो रहा है, तो आपको नीचे स्क्रॉल में एक नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर 87 से आप उस पर कॉल करके नंबर आप या व्हाट्सएप करके लिंक उपलब्ध करवा सकते हैं, मांग सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.yuktiyas.in, आपको वहां से भी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जब सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए टॉपिक पर आते हैं, बातें करते हैं समृद्धि का पथ कैसे बात की जा रही है। देखिए सर, नीतिगत निरंतरता, सुधार का संकल्प, नए अवसरों का सृजन, इन सूत्रों के साथ वर्तमान सरकार की तीसरी जो पारी है शुरुआत हुई। आम बजट 24-25 5 साल की भावी पथ झलक देने वाले वर्तमान चुनौतियों से निपटने की तरह राह पर दिखता है। अब सरकार 5 वर्ष तक रहेगी, हालांकि बजट अगला साल अलग से आएगा, पर ध्यान रखिएगा यह आने वाले समय के लिए हम लोग 2047 का हमेशा याद रखेंगे आंकड़े को। ध्यान वर्तमान सरकार 2047 के टारगेट को पूरा करने के लिए जो भी संबद्ध योजनाओं को लाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सकता है, समावेशी विकास को बनाए रखा जा सकता है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण, युवाओं का रोजगार संबंधी समस्या, इन सभी मुद्दों पर बात की है। देखिए सभी के अपने पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव पक्ष होंगे, दोनों के व्यक्ति विशेष का। तो आपको राजनीति में नहीं जाना है, आपको क्या जाना है, सब्जेक्टिव में जाना है। सब्जेक्टिव अर्थात स्टूडेंट एस्पिरेंट जैसे सब्जेक्टिव तथ्यों की जांच करेगा, आंकड़ों का संग्रह करेगा, आप वहां तक ही सीमित रहिएगा, नहीं तो भावनाओं में बहिएगा तो आप है ना बह जाइएगा। इसलिए कुछ बातें होती है, कुछ बातें मैं बोलूँगा, किसी पक्ष विपक्ष वाले को बुरा लगेगा तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आम बजट 2024-25 सुनिश्चित समाज की बात की गई, जिसमें रोजगार और शिक्षा कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 500 कंपनियों को 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, तो इससे रोजगार के नए सृजन होंगे, अवसर प्राप्त होंगे। अब उस शिक्षा में 10 लाख से अधिक का लोन दिया जाएगा। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया। हालांकि उसमें आर्थिक समीक्षा के बाद मैंने एक आपको इसी से संबंधित कौशल विकास संबंधित आंकड़े दिया था। कौशल विकास बहुत अच्छी योजना है, पर धरातल पर क्या हो रही है, जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या हो रहा है, शैक्षणिक प्रचार कम हो पा रहा है, लोग इसको युवा इसको समझ नहीं पा रहे, युवा को सरकारी नौकरियों की तलाश है। ये सब चीज़ें क्योंकि कोरोना काल में सरकारी नौकरियां स्टेबिलिटी दी थी, इसलिए इन सभी तथ्यों की जांच के साथ आपको ध्यान रखना है कि हम बात करेंगे युवा को कौशल बनाने के लिए। मैंने यह भी बताया था कैसे एक कौशल रोजगार अधिक आय सृजित कर सकता है। इन सारे तथ्यों की आप जाँच कर लीजिएगा लास्ट क्लास से। फिर स्वास्थ्य समाज बेहतर करने की बात की जाए। देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय को लगभग रुपया आवंटित कितना 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। 2023-24 में संशोधित अनुमान 80,517.62 करोड़ से 12.96
6% अधिक है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना अधिक बजट दिया गया इस वर्ष। तो ध्यान रखिए 12.96% अधिक बजट दिया गया है गत वर्ष से। तो सीधा सा आपको तुलना पूछ सकता है, तो आपको ये सब जानकारी तुलनात्मक होनी चाहिए। कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 जीवन रक्षक दवाओं सीमा शुल्क हटाया गया। पहले इन पर 10% शुल्क था, इससे दवाएं सस्ती होगी। देखिए कैंसर ऐसा इलाज है जिसमें महंगी महंगी दवाएं खर्च होती है। मैं आपको हाल ही में इन सब चीज़ों से उलझा हूँ, हमारे घर परिवार में ऐसी चीज़ें हुई थी, तो मुझे यह बेहतर पता है कि एक आम व्यक्ति के जेब में अगर 10% का टैक्स लग रहा था, अगर उसको कम कर दिया जाए, मान लीजिए 2 लाख का दवा है और उस पर 10% का टैक्स लग रहा है, तो केवल 20,000 का टैक्स लग रहा है। सोच के देखिएगा, अब ये 20,000 अगर किसी का जेब में बचेगा तो कितना राहत महसूस करेगा। और यह एक बार का नहीं होता, बहुत बार ये दवा लेनी पड़ती है। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आम बजट जितना आम लोगों के जेब में पैसे जाएंगे, उससे क्या होगा, मार्केट में वो पैसा इनपुट के तौर पर जाता है। और मार्केट में जितना पैसा अधिक जाएगा, तो मैंने आपको एक सर्किल बता रखा, वो सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक समझिएगा कि आपके आय में केवल पैसे सृजित करने से नहीं हो जाता है, उसके बचत को भी अगर हम बताएं, उसके मान लीजिए आम आदमी का खर्च अभी मान लीजिए 100 रुपया है और वो कमा रहा है, इसमें क्या करता है 80 रुपया, 100 रुपया इसका खर्च है और 120 रुपया वो कमा रहा है। इसका 20 रुपया क्या है, बचत है ना 20 रुपया। पर इस खर्च में से हम और 20 रुपया बचा देते हैं इसका, तो इसका बचत कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। तो ये 40 रुपया कहाँ जाएगा, बाजार में जाएगा। इसलिए यह समझने की आवश्यकता है केवल आय सृजन करने से, पैसे कमाने से नहीं प्राप्त होते, उसको बचत करने से भी प्राप्त होते। इस कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? और ये आम जीवन में आप लोग भी इसका उपयोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जनसंख्या नियोजन की बात की जा रही है। 4.1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 2 लाख करोड़ आवंटन में मिलेगा रोजगार, अगर जनसंख्या। फिर मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए 20 लाख किया जाए, इससे अधिक क्या रोजगार सृजन होगा। शहरों के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब 100 साप्ताहिक बाजार स्थापित करने की घोषणा की गई। इससे जनसंख्या का जो रोजगार से संबंधित बातें चल रही है ना, वो कुछ ना कुछ कम होगी, बातें होंगी। अब इसका देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सरकार जो योजना की घोषणा करती है, उसका आउटपुट 100% तभी आएगा जो ग्राउंड लेवल पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उसका नियोजन किया जाएगा, उसका 100% आउटपुट तभी प्राप्त होगा जब उसको तरीके से या सही समय पर सही दिशा में उसको लागू किया जाए। यह इम्पोर्टेंट। नारी सशक्तिकरण में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के 3 लाख करोड़ से अधिक आवंटन किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है। जो महिला शहरों में रहती है उनको अगर व्यवस्था दे रही है सरकार, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी बचत कितनी होगी, अगर एक महिला अगर रूम रेंट लेकर रह रही है, तो महिलाओं का रूम कम से कम 4,000 से 5,000 के बीच आता है सिंगल रूम। अगर वो फ्लैट लेती 7 से 15,000 के बीच में आता है। अगर मान लीजिए इस प्रकार की बेहतर व्यवस्था दी जाएगी सरकार के द्वारा, तो उसकी बचत होगी। तो मैं बचत की जैसे ही बात करता हूं, देखिए कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। सरकार डायरेक्ट पैसा भी नहीं देती है, तो इनडायरेक्ट पैसा अगर दिलवा रही है उसको, उसके जेब की पैसा उसको वापस आ रहा, तो उससे भी उसको लाभ होता है। इनके कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। बजट महिला विशेष कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की रूपरेखा तय की गई है। ये सब उपलब्धियां दी जाएगी। नेक्स्ट होगा कि गरीबी उन्मूलन के लिए क्या बात करेगी। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। शहरी प्रभावशाली और पारदर्शिता रिटेल हाउसिंग मार्केट के तहत तैयार किया जाएगा। घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए पीपीपी मॉडल के छात्रावास जैसी सुविधा व्यवस्था की जाएगी। देखिए यहाँ भी बचत होगा, लोगों का खर्च जो होगा, खर्च बचत किया जाएगा खर्च में। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉपर, लिथियम जैसे दुर्लभ खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी रिसाइकलिंग करने, विदेश में ऐसे खनिजों का अधिग्रहण करने के मिशन की शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से सरकार कार्य करेगी। परमाणु ऊर्जा विकास के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी, भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करेगा। देखिए तो भारत पहले सभी देश बिग रिएक्टर पर काम कर रहा था, अब स्मॉल रिएक्टर की भी कल्पना की गई। तो हम ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट है जल संरक्षण के लिए कार्य करेगा। जल संरक्षण क्या होगा कि जल स्रोतों, नदियों विकास, गंगा की सफाई के लिए कितना दिया गया, लगभग 30,233.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। अब पिछले वर्ष
19,516.92 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया था। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 11,500 करोड़ का आवंटन किया गया। अब ध्यान रखिएगा, जितना रुपया आवंटित किया जा रहा है उसको आंकड़े में लिखते चलिएगा। यह पेपर हालांकि मैं इसे आपको आज टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा ताकि आप लोग इसका लाभ ले सकें। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इन सभी आंकड़ों का संग्रह करते चलिएगा ताकि एग्जाम में आप लोग उपयोग कर सके। देखिए नई कर प्रणाली क्या लाई गई, मौजूदा क्या था, पहले 0 से 3 लाख रुपए तक 0% कर देना पड़ता था। 3 से 6 लाख होता था तो 5%, 6 से 9 लाख होता है 10%, 9 से 12 लाख को 15%, 12 से 15 20%, इसी तरह 30%। 15 लाख से ऊपर अगर कमाते हैं वार्षिक रूप से आपकी आय आती है तो उसमें इतना रुपया टैक्स देना पड़ता था। पर नया स्वरूप क्या लिया, 0 से 3 लाख तो सेम है। तुलनात्मक रूप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। 0 से 3 लाख रुपये 0%, 3 से 7 1 लाख रुपये का वृद्धि किया गया। ध्यान रखिएगा 1 लाख रुपये अधिक इसमें बढ़ाया गया, जिसमें 3 से 7 लाख जिनका होगा उनको अब मिलेगा 5% का टैक्स देना होगा। अब है 7 से 10 लाख वाले को 10%, 10 से 12 लाख वालों को 15%, और 20 से 15 लाख रुपये सृजित करते हैं उसको 20%, और 15 लाख से ज़्यादा को क्या किया जाए 30%। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है। देखिए 10 से 12 आपको दिख रहा है यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर 12 और 15, 12 से लेकर 15 वाले के या उससे अधिक वाले के लिए सेम स्केल बनाया गया जो पीछे स्केल था। परिवर्तन आपको इस स्केल में हुआ है, तो आपको यहाँ पर फिर 0 से 3 वाला स्केल सेम होता है क्योंकि यहाँ पैसा ही नहीं लगता है। तो 3 से लेकर 12 का स्केल आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है सस्ता क्या हुआ, फ़ोन और चार्जर सस्ता हो गया, चिकित्सक उपकरण सस्ता हुआ, चमड़े का सामान जो भी खरीदेंगे वो एक्सरे ट्यूब आपको सस्ता हो, प्राकृतिक ग्रेफाइट सस्ता हो, प्राकृतिक रेत आपको सस्ता होगा। महंगा क्या होगा, पीवीसी फ्लैक्स जो आप लोग दीवालों में लगाते हैं, बैनर सीट, वो सब महंगा होगा। गार्डन अम्ब्रेला महंगा होगा, प्रयोगशाला रसायन महंगा होगा। अब सोलर सेल, सौर मॉड्यूल्स निर्माण, सौर ग्लास, ये सब महंगे होंगे। दूरसंचार उपकरण महंगे होंगे। तो कुल मिलाकर देखिए पीवीसी फ्लैक्स महंगे होने से लोगों के आम लोगों के जेबों से पैसा निकलेगा, यहाँ से लोग पैसा ज़्यादा पेड करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए 10 रुपये फीट के हिसाब से ही पैसा लग रहा है, ये 15 रुपया होता है, 5 रुपये पर फीट से अगर देता है तो अगर 45,000 स्क्वायर फीट में वो लगा रहा है तो सोच के देखिए उसको कितना देना पड़ेगा। 45,000 से हम अगर 5 से हम देते हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, आप सोच के देखिए। 5 5 25, 5 हो गए 20, आपको इतना रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा ना, 25,500 अतिरिक्त पे करना होगा। सीधा सा लॉजिक समझिए। इन सब चीज़ों को आवश्यकता के संदर्भ में समझने की बात है। अब ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त हम और क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त करेंगे 9 आधारों पर करेगा बेड़ा पार। तो 9 आधार क्या है, कृषि क्षेत्र है, कौशल विकास है, मानव संसाधन, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, शहरी विकास। कुल बजट कितना रखा गया, 48.21 लाख करोड़ रुपया कुल बजट है हमारा देश का अनुमान के तौर पर। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी पर बात हुई थी, कांग्रेस के सरकार के द्वारा बातें की गई थी ना कि हम प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपया देंगे साल में, बात हुई थी ना, आप लोग सुने होंगे भाषणों में। तो यहाँ पर 1 लाख करोड़ का मतलब कि हम 2011 की जनगणना के आधार पर हम आंकड़ों को देखें तो कितना जनगणना है, 65 लाख महिला है। तो सोच के देखिए 65 लाख वो सरकार देती है और हमारा कुल बजट ही 48 लाख है। तो अतिरिक्त जो पैसा बचा वो सरकार कांग्रेस कहाँ से ला के देती या इंडी सरकार कहाँ से ला के देती, आप स्वयं आकलन में कर सकते। इसलिए राजनेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करना है। वो कल कुछ बोलेंगे, आज कुछ बोलेंगे, पर धरातल पर आंकड़े कुछ और होंगे जिससे देश का विकास निश्चित होता है। आप भावनाओं में आकर बात करेंगे कि हमने 1 लाख रुपया देना है, बिल्कुल दीजिए। और क्यों 1 लाख दीजिएगा, 1 लाख के बजाय रोजगार सृजन कीजिए, उनके हाथों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाइए और उनको सशक्त कीजिए। बार बार 1 लाख दीजिएगा, 2 लाख दीजिएगा, वो फ्रीबीज वाला कॉन्सेप्ट फिर से लागू हो जाएगा। इसलिए ध्यान आ सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक हाथों को मजबूती मिले, वो आय स्वयं से सृजित करे। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, यूएन क्यों इतना कमज़ोर होता है,
अमेरिका के सामने, रूस के सामने, चीन के सामने क्यों कमज़ोर आता है? क्योंकि उसे एसेट निर्माण करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, उसके पास पैसे है ही नहीं, वो अनुदान के भरोसे जीता रहा है। तो अनुदान जिसको मिलता है ना, जिसको सुविधाएं दी जाती है दूसरे के द्वारा, जिसको दान दिया जाता है, वो संस्था, वो व्यक्ति हमेशा कमज़ोर होता है, इंटरनली कमज़ोर होगा। वो बड़ी बड़ी बातें तो करेगा, पर उससे क्या होगा, उसका ग्राउंड लेवल पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो रसिया यूक्रेन मामला नहीं सुलझ पा रहा है, इजराइल और ये फिलिस्तीन का मामला, या उससे पहले अनगिनत ऐसे मामले जहां पर यूएन ने अपनी मौन स्वीकृति दे रखी है। आप नाटो या उसके संगठन, रसिया के अपने संगठन है, क्षेत्रीय संगठन, उसके बीच पूरा विश्व टूट पड़ा हुआ। भारत के संदर्भ में बात करें, भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर भी यूएन कमज़ोर दिखता है, वो स्पष्ट निर्णय ले ही नहीं पाएगा। रीजन उसके पीछे उसके पास आय सृजित नहीं है, मजबूती नहीं है। अगर मान लीजिए 100%, 100% यूएन जो बजटीय आवंटन स्वयं से करता, तो किसी देश की बात वो सुनता? यहाँ विश्व में लोकतंत्र को स्थापित करता, और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वो जो सक्षम निर्णय होते वो लेते। तो इसलिए ध्यान रखिए, किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति को, देश को मजबूत करना है ना, तो उसके हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसके हाथों को सृजित कर दीजिए, आय से भर दीजिए, देखिए स्वयं डिसीजन लेने लगेगा। तो यहाँ पर जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से टैग करके उसको समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक हथगंडे मत अपनाइएगा, जो मैं बात बोलता हूँ केवल इसलिए कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जो सरकार दावा कर रही है हम प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपये देंगे, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे, जिससे 65 लाख महिला जनगणना के आधार पर है। अभी और बढ़ेगा, अगर जनगणना अभी होगी तो और संख्या बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये संख्या आपको 20 लाख तो बढ़ ही सकती है ना, 85 लाख के आसपास हो गए। इसका डबल अधिक बजट आपको अप्रोक्स आपको पैसे लाने पड़ेंगे। तो सरकार के पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो वो कहाँ से दे पाती? सीधा सा लॉजिक है, पर राजनीतिक चुनाव के दौरान ये सब बातें आम रहती है। चलिए आगे बात करेंगे, इस सब से सारे चर्चों को देखिएगा, बात करिएगा। इस पर आगे हम लोग बात करते हैं, इस एक एक सेक्टर पर बात होगी आगे के स्लाइडों में। पर ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। भारत काम कर रहे मौजूदा समय कृषि क्षेत्र में कितने लोग? लगभग 45। पर मैंने एक दिन आर्थिक समीक्षा के समय भी इस पर चर्चा कर रखा है। इससे संबंधित आपको MCQ भी पूछा जाता है, तो आप उसमें भाग लीजिएगा। 18.1% योगदान दे रहा है देश की GDP में कृषि क्षेत्र का। अब कौशल विकास में युवाओं के पास नौकरी के लिए जरूरी स्किल नहीं है, 51.5% युवाओं के पास। अगर हम 35 वर्ष से कम उम्र के भारत में 60% ऐसे आबादी है जिनके पास कौशल विकास के कम उम्र आपको देश में है। तो ध्यान रखिएगा। तो इन सब आंकड़ों को जोड़ने की आवश्यकता है, कौशल विकास के साथ टैग करने की आवश्यकता है। मैन्युफैक्चरिंग में योगदान MSME कितना देता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना देता है? आपको 45% योगदान है। GDP में MSME सेक्टर का योगदान कितना? 50% है। अब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, आर्थिक विकास की बात हो रही है, ऊर्जा सुरक्षा। देखिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन 33 से 35% घटाने की बात की गई है। अब यह COP26 की बात हमेशा होगी। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ COP26 का पंचामृत जो लक्ष्य है उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में कुछ बातें यहाँ ध्यान रखिएगा। 7300 करोड़ रुपया आवंटित किए गए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है उसके लिए। अब यह योजना देखिए, मैं सरकार की बातें क्यों बोलता हूँ, मैंने इसे ग्राउंड लेवल पर देखा, इससे लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं। मैं जब हॉस्पिटल TMH में था, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, वहाँ पर इस योजना ने आम लोगों को कितना मजबूत किया है ना, मैं उसको आंखों से देख कर आ रहा हूँ। जहाँ मेरे जेबों से डेली 1 लाख 2 लाख रुपये खर्च हो रहे थे, उसमें इस योजना के तहत लोगों के बचत हो रहे थे। सोच के देखिएगा। तो गरीबों को कैसे लाभ मिला है उसको किताबों में नहीं समझा जा सकता है, और AC रूम में बैठ के इंटरव्यू देने से नहीं समझा जा सकता। उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर, क्या है, ग्राउंड लेवल पर जाकर समझने की आवश्यकता है कि इस योजना में हम अधिक से अधिक और पैसे। उसके बाद मैंने मेरे फादर थे साथ में, मैंने उनको बोला भी, देखिए कुछ साल पहले आप लोग इसका विरोध करते थे, इस योजना में मैं बोलता हूँ, मैं अगर वित्त मंत्री होता, इस योजना में मैं और अधिक राशि आवंटित करता, और अधिक, लगभग 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया आवंटित किया जाता। और क्या करता है इसके साथ, कम से कम इसके ड्रॉबैक को कम करने की दूर करता। जो भी ड्रॉबैक है, इसमें कमजोरियां हैं, उसको कम करने की बात करता। और इससे क्या होता है, इससे आम जनता है जो आपको
गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है, उसको लाभ डायरेक्ट मिला, उसको पैसे स्वास्थ्य से संबंधित चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बचत होते पैसा बचत, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इसमें और भी कुछ योजनाओं को टैग किया जा सकता है, जैसे आपको जो परिवार के जो लोग हैं जाके कहीं इलाज करा, उसके रहने वाले लोग जो साथ में रहते हैं इंटरनेट साथ में, उनको भी कुछ व्यवस्था देनी चाहिए इसके साथ, ताकि जो गरीब परिवार है उसको ना 100% इसका लाभ मिल सके, आर्थिक रूप से उसको और भी लाभ पहुँचे। तो यह योजना में मुझे लगता था सरकार को और पैसे देने चाहिए थे, कम से कम 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया कम से कम, और उससे अधिक देता तो और अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें समझ में आई। अब है कि 21,000 करोड़, कम से कम 21,336 करोड़ रुपया मेट्रो परियोजना के लिए 27 शहरों में शुरुआत की गई। 8,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए अमृत मिशन के लिए। तो कॉन्सेप्ट बताते चलिएगा सब, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो आरोग्य योजना क्या है, कब लागू किया गया, फिर अमृत मिशन कब लागू किया गया, कब आया, किस लिए लाया जाता है, किस लिए काम किया जाता, किस क्षेत्र में कार्य करता है, ये सब चीज़ें आपको बताते चलनी है कमेंट सेक्शन में। हालांकि इस पर मैं पहले भी चर्चा इन सब योजनाओं पर कर रखा है। फिर आपको 86,000 करोड़ रुपया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए किया गया। देखिए ये क्या होता है, यह सीधा सीधा रोजगार देता है लोगों को, 100 डे का रोजगार देता है, और जब रोजगार नहीं मिलता है तो उसको पैसे वापस करने का गारंटी भी दिया जाता है। पैसे हम देंगे जो निर्धारित समय उसमें अगर आपको रोजगार उपलब्ध नहीं कराया पाता है। इससे क्या होता है, लोगों के क्या होता है, आय, लोगों के पास आय होता है। तो ये सर्किल मैंने पहले भी बता रखा है, ये सर्किल काम करने लगता है। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है तो पैसा आने से वो क्या करता है, निवेश करता है। निवेश करने के बाद मार्केट में पैसा आता है तो क्या होता है, आय, मांग क्रिएट होती है। मांग क्रिएट होती है तो उसी के जो डिमांड और सप्लाई का चेन स्टार्ट होता है, जिससे आपको निवेश के अन्य विकल्प स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। तो यह भी राशि याद रखना है, यह भी पांचों राशि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कम से कम इन आंकड़ों को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, उम्मीदों से बेहतर है बजट, ऐसी बातें की जा रही है, तो क्या यह सच में बजट है? तो ध्यान रखिएगा 227 जिलों में यह सर्वेक्षण किया गया, पेश किए गए नवीनतम बजट के मूड को समझने के लिए। तो 50% ज़्यादा बजट में बताया बेहतर है, 50% के अलग अलग मत हैं। उसमें बहुत लोगों को पता भी नहीं है बजट क्या होता है। कुछ लोग नेगेटिव बात है, कुछ संशोधित होने की बात करें, पर 50% ऐसे लोग हैं देश के जो सर्वे किया गया 227 जिलों में, उनमें से 50% बोलते हैं बेहतर बजट है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, 5% ने कहा नवाचार को बढ़ावा देगा, 5% ने कहा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगा, 40% ने कहा कि कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देगा, 25% ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेगा। तो फिर उसके बाद 29% बजट में बताया उम्मीद से कम किया गया, तो 29% लोग, 33% उम्मीदों के खरा उतरने की बात की। ये सर्वे किया गया। सर्वे इसलिए ज़रूरी समझने की आवश्यकता है, आप देश की आवश्यकता को समझने की ज़रूरत होती है। इस सर्वे के बाद डिमांड क्या है और देश का केंद्रीय बजट जब आया तो सप्लाई क्या हुआ, इस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद विकसित देशों के मुकाबले में भारत के खर्च क्या है, इसको समझिएगा। स्वास्थ्य खर्च जीडीपी का अगर हम करते तो अमेरिका में अपने जीडीपी का 16.6% खर्च करता है। देखिए ये सब आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेंस आंसर राइटिंग करते वक्त आपको इस सारे डाटों को लिखने की आवश्यकता होगी, तभी आपका क्वेश्चन है ना आंसर राइटिंग प्रोग्राम का और भी बूस्ट होगा और भी मजबूत होगा। अगर हम जर्मनी में बात करें तो कितना खर्च करता है, 12.7 अपने जीडीपी का। जापान की बात करें तो 11.5। भारत केवल मात्र 2.6% करता है आपको अपने जीडीपी में। इसको लगातार मांग उठती है कि भारत अपने जीडीपी के अधिक से अधिक खर्च करे, किसमें, स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले ये 1.2 हुआ करता था, 0.8 हुआ करता था, अब यह पहुंचा है 2.6, और भी धीरे धीरे बढ़ेगा। शोध क्षेत्र में मैं बार बार बोलता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D, देखिए इसमें इजराइल सबसे अधिक करता है 4.9%, स्विट्जरलैंड 3.2%, अमेरिका 3%, और भारत मात्र 0.7% करता है। तो यह आंकड़े आपको रखने की आवश्यकता है। और R&D क्या करता है, देश के पैसे को बचाता है। मैं आप लोगों को बार बार इन सब चीज़ों को क्यों बताता था, रीज़न उसके पीछे है। आपको मैं उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होती है, बार बार चीज़ों को समझिएगा। शिक्षा क्षेत्र में
जर्मनी कितना करता है 4.8%, कनाडा 5.5%, अमेरिका 5% अपने जीडीपी का, और भारत कितना कर रहा है 3%। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितनी बात की गई है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग। फिर 9 वर्षों में दुगना से अधिक हो गया है सर्विस सेक्टर का निर्यात। वित्त वर्ष 2014-15 में 158 आपको अरब डॉलर था हमारा सर्विस सेक्टर, अब हो गया 341 अरब डॉलर। तो ये सर्विस सेक्टर जो हम सुविधाएं दे रहे हैं इससे हम बढ़ोतरी हुए हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, तो अच्छी संकेत है हमारे देश के लिए। अब नेक्स्ट बात होगी, देखिए आम बजट का एक नज़र रख लीजिएगा। और अंतरिम बजट जब आया था तो मैंने ये सब सारे पर कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्या क्या ये इसका मतलब होता है, दोबारा देने की आवश्यकता नहीं। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, क्या नहीं समझ में आया वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए समय की बचत करेंगे, बहुत लंबा बजट है आज का। तो ध्यान रखिएगा राजस्व प्राप्ति आपको क्या क्या याद रखना है। कर राजस्व याद रखना है कितना करोड़ रुपया है, 24 में बजट अनुमान कितना रखा गया है। फिर पूंजी प्राप्तियां हमारे कितनी होगी ये याद रखना है। हमारा कुल प्राप्ति कितना, हमारा कुल व्यय कितना है ये आंकड़े याद रखना है। हमारे पास उधार और देनदारियां कितनी है ये आंकड़े याद रखनी है। फिर उसके बाद सीधे आ जाना है राजस्व घाटा, हमारा कितना होगा राजस्व घाटा, और राजकोषीय घाटा हमारा कितना होगा इतना होगा, और प्राथमिक घाटा हमारा कितना है। ये कम से कम आंकड़े याद रखने जितने जितने को मैं टिक किया हूँ। यही एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट याद क्या रखना है, अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें इन आंकड़ों में एकदम भूलना नहीं है, एक राजकोषीय घाटा जरूर याद रखना है, राजस्व घाटा याद रखना, और प्राथमिक घाटा। कम से कम ये आंकड़े आपको तीनों वर्ष 2022, 23, 24, 25 के याद रखने हैं, ठीक है ना। ये 3 का तो जरूर याद रखना है आपको, जो मैंने आप लोगों को बताया। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब है कि पैसा आएगा कहाँ से, खर्च, सरकार का खर्च क्या है, सर की कमाई क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि आता कहाँ से पैसा है। कुल बजट जो है टैक्स राजस्व 38.40 है, ठीक है। अब है कि बजट का आकार कितना 48.2। तो आपको देख रहे होंगे राजकोषीय घाटा आपको देख रहे होंगे 16,300 करोड़ का अंतर जो पड़ रहा है हमारा अतिरिक्त। मैंने कल भी बताया कि आय 100 रुपया है, खर्च 120 रुपया सरकार कर रही है, तो 20 रुपया क्या होगा राजकोषीय घाटा में जाएगा। मैंने कल बताया था आप लोगों ने, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ देखिए आ गया है। तो देखिए कुल टैक्स में सबसे अधिक याद रखना है कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है याद रखना है। तो सबसे अधिक देखिए इस मैप में आपको ढूंढने की आवश्यकता है, सबसे अधिक कहाँ आपको परसेंट लिख रहा है। तो कुल टैक्स जो प्राप्तियाँ वो सबसे अधिक होती है। उसके बाद आपको 16 ऋण प्राप्तियाँ हो रही हैं, यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ जो है सारे को जोड़ लीजिएगा, इसमें ऐड हो जाता है, पूंजीगत प्राप्तियाँ हो रही है। राजस्व में आपको कितना, राज्य के हिस्से में कितना प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर राज्य के हिस्से में आपको टैक्स हो रहे हैं। उसके बाद जीएसटी से, आयकर से, निगम कर से, ये आंकड़े आपको कुल प्राप्तियों से होगी। ध्यान रखिए कुल टैक्स राजस्व से। खर्च कहाँ कहाँ करेगा इस आंकड़े को जरूर देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर होते हैं, एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर याद रखना है चुनावी मुद्दे बेरोजगारी से निपटने के रोड मैप तैयार किएगा था। जो बेरोजगारी चुनाव में मुद्दा बनाया गया था बेरोजगारी को, उसके लिए क्या रोड मैप तैयार की गई है। तो भारत सरकार क्या कर रहा है, 31 से 24 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण का आवेदन दे सकते हैं। इसके तहत जो आपको प्रधानमंत्री और रोजगार कौशल योजना प्रशिक्षण की बात की, 2 लाख करोड़ रुपया आपको क्या किए आवंटित किए गए, पैकेज दिए गए। इसमें 50 से अधिक नौकरी सृजित करने की बात की गई है। 63,000 करोड़ रुपये एक आएगा 1 करोड़ युवाओं के इंटर्नशिप सुविधा उपलब्ध कराने में। 30,000 करोड़ रुपये खर्च करेगा आईटीआई उन्नयन के, आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। अब 52,000 करोड़ रुपये से कुल खर्च की नौकरियों सृजित किया जाए, नई नौकरियों को सृजित किया जाएगा। फिर 12 माह में नौकरी से हटने में लौटने की होगी सहायता, ये सब राशि दी जाएगी। 24% प्रोत्साहन राशि पहले और दूसरे वर्ष में मिलेगी। 16% प्रोत्साहन राशि तीसरे वर्ष में मिलेगी। 20 लाख युवाओं का कौशल आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। ये सब आंकड़े याद रखने हैं, क्लियर है। चलिए नारी सशक्तिकरण की बात होगी तो नारी के संदर्भ में ध्यान रखिए महिला संचालित विकास को बढ़ावा मिलेगा, संपत्ति पंजीकरण को बढ़ावा देगा, कामकाजी महिलाओं को छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ध्यान रखिए 25,449 करोड़ रुपये बजट पिछले बजट में दिए गए थे। इस बार 26,092 करोड़ रुपया बजट आवंटन किया गया। कितना बजट आवंटित हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अधिक आवंटित हुआ गत वर्ष से।
परसेंट में भी बताइएगा, रुपये में भी बताइएगा, दोनों स्तर पर बताइएगा। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। देखिए, बजटीय आवंटन में अगर महिलाओं को सीधे सीधे जेंडर बजट के तौर पर दिया जाता है तो क्वेश्चन कुछ बताइएगा। जेंडर बजट कब लाया गया था सर्वप्रथम भारत में? जेंडर बजट विश्व में सबसे पहले कब आया था? जेंडर बजट से क्या लाभ होता है? चलिए, जब अर्थव्यवस्था में नारी फोकस कार्य किया जाता है तो नारी क्या होती है, सशक्त जब होती है तो दो तीन चीज़ें ध्यान में रखिएगा। वो क्या करती है? एक अपने पिता के परिवार को सशक्त करती है। दूसरा, महिला जिससे शादी होता है तो जो उसका हस्बैंड होता है, हस्बैंड के परिवार को मजबूत करती है, अर्थात जो उसका पति होता है, पति परिवार को मजबूत करती है। और आने वाले जनरेशन जो उसका बच्चा होगा, बच्चा परिवार, उसको मजबूत करती है। हालांकि देखिएगा, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। बहुत से महिलाएं यह नहीं कर पाती हैं, उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। पर समग्र तौर पर हम बात करें, सशक्त जब एक महिला होती है तो ये तीन कॉन्सेप्ट क्या होता है, साथ चलता है। तो एक पीढ़ी क्या होता है, दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित करती है एक सशक्तिकरण को। तो यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सशक्तिकरण योगदान होता है। महिला अगर 50% हमारी महिला है, हमारे देश में मान लीजिए 50-50, 50-50 का है, केवल पुरुष के रोजगार की बात होती है तो इससे हमारा देश 48,000 करोड़ के आसपास पहुंचा हुआ। अगर इस महिला को 50% हम सभी चीज़ें दे दें तो हमारा बजट और भी इससे अधिक हो जाएगा। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है, महिलाओं को और भागीदारी और भी वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ये सब कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की आवश्यकता है, जीडीपी में योगदान कराने की आवश्यकता है, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। दिव्यांगजनों को दिया जाएगा 1225 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, जो पिछले वर्ष बजट है उससे 0.2% अधिक रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब दिव्यांगजनों के लिए 315 करोड़ रुपये सहायक उपकरण खरीदने की घोषणा की गई जो उनके लिए आवश्यक है। इन सब आंकड़ों को कम से कम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। मुद्रा स्कीम के तहत बढ़ाई गई राशि अब 20 लाख रुपया मिलेगा। मुद्रा स्कीम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुद्रा स्कीम क्या है, इस पर मैंने कभी कभी चर्चा कर रखा है। ऐसा नहीं है कि मुद्रा ऋण के संबंध में, मुद्रा जो ऋण जो उपलब्ध कराया जाता है वो उपलब्ध आप लोगों को नहीं कराया गया है, आंकड़े नहीं दिए गए या उसके कॉन्सेप्ट नहीं बताए गए। देखिए, इससे लाभ क्या होगा, मैं उन सभी की बात करूँगा। लाभ क्या होगा, अगर आय में बोल रहा हूँ, अगर लोगों के पास पहले 10 लाख आता था तो अब 20 लाख आएगा ऋण के तौर पर, और वो पहले 10 लाख के ही वैल्यू पर कोई भी रोज़गार शुरू कर रहा है, रोज़गार सृजित करने वाला काम कर रहा है। कोई एमएसएमई में काम कर रहा है, कोई अन्य में काम कर रहा है। अब 20 लाख के वैल्यू वाले कंपनी का निर्माण करेगा या एमएसएमई बनाएगा या अन्य भी कार्य करेगा। तो इससे डबल गुना, अर्थात कितना गुना, डबल गुना, 2 गुना वृद्धि हुआ ना। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा। कोई भी, अगर हम जैसे अंतरिक्ष में आपको 1 रुपया देते हैं ना, 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 7 रुपया हमको रिटर्न प्राप्त होता है, अर्थात 7 गुना प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी आपको उसी अनुपात में आय से उपलब्ध होंगे, आय प्राप्त होंगे। इससे रोज़गार क्रिएट होगा, लोग और भी सशक्त होंगे। आपको यह जो मुद्रा ऋण है, जो ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्र है वहाँ अधिक और मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी, साथ में लाभ मिलेगा। तो रोज़गार से क्या होगा, ये सब सृजित किया जा सकता है। कृषि और इससे संबंधित उद्योगों की स्थिति की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। यहाँ चावल, गेहूँ, कपास, गन्ना, ये सब की फसलों की एक विशाल श्रृंखला है जो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं। वित्तीय विश्व बाजार जो था अरब डॉलर, कितना अरब डॉलर का था, ये आंकड़े दिए गए 2024 में 277.01 अरब करोड़ डॉलर का था वित्तीय वर्ष में हमारा बाजार का आकार। अब इस वर्ष से फसलवार करोड़ हेक्टेयर की बात की जा रही है। देखिए कितना हेक्टेयर, तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है खरीफ फसलों की। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इन सब तथ्यों को, आंकड़ों को थोड़ा सा देख लेना है, आगे बढ़ना है। विश्व बाजार में भारत की उपस्थिति क्या है, तो कृषि में बढ़ावा निर्यात किया। वित्तीय वर्ष में हम इतना थे, निर्यात हमने इतना किया। देखिए निर्यात हालांकि घटा इधर है, कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों में बढ़ा फिर घटा। तो इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है। कृषि उत्पाद में समृद्ध क्षेत्र में निर्यात विस्तार किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, जब चावल के संदर्भ में समुद्री उत्पाद, मसाले, भैंस के मांस, चीन
आपको विविध विविध संसाधित आपको 1.6% कृषि उत्पाद के संबंधित क्षेत्र में निर्यात का विस्तार हुआ है। दूसरे देशों को हमने भेजा है, इससे लाभ हुआ है। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा को पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक सस्ता ऋण दिया जाएगा, सस्ता लोन दिया जाएगा। 12 लाख अभ्यर्थी वर्ष 2023 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशी रुख किया था। 50% GER वर्ष अर्थात 2035 तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए नेशनल असेसमेंट एंड इंडेक्शन काउंसिल के द्वारा ये बातें सब की जा रही है कि ऋण उपलब्ध कराने से लोग देश में मौजूदा व्यवस्थाओं के साथ आपको करेंगे। सकल नामांकन अनुपात जो इसकी बात कर रहे हैं 2035 50% पहुँचने की बात की गई है। सकल नामांकन अनुपात जिसे GER कहा जाता है उसके संदर्भ में। चलिए इसको भी आकर देखना है। दो चीज़ें ध्यान रखिए, GER को 2035 तक 50% पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया, तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक कितना प्रतिशत पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। देखिए कृषि क्षेत्र में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको याद है, 6 करोड़ रोजगारों को जमीन के वितरण के लिए किया जाएगा एकत्र, ऐसी बातें की जाएगी। फिर 50% अधिक समर्थन मूल्य की खेती के लिए क्या कर रही है सरकार, दे रही है, आपको लाभ दे रही है। 5 राज्यों में जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित की। कृषि एवं जो पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए नई सौगात की घोषणा की गई है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित राशि दी जाएगी। अब 25,000 करोड़ से ज़्यादा कृषि को पिछले साल से ज़्यादा मुकाबले ऋण उपलब्ध कराया। 400 से जिलों को खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वेक्षण कराए जाएंगे। 50,000 करोड़ रुपये से कृषि सुधार का लक्ष्य प्रस्तावित है। 6 करोड़ किसानों को लैंड रजिस्टर पर लगाई जाएगी, अर्थात बड़ा कदम माना जा रहा है। 225 लाख टन से बढ़ाकर 310 लाख टन हो गया यूरिया का उत्पादन। तो यह देश में समृद्धता की बात की है। हालांकि हरित कृषि की बात हो रही है, फिर आपको सतत कृषि की बात होती है। सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना आपको है। अब 1.77 करोड़ किसानों को अपना रोजगार व्यापारी दिया जा रहा है। कृषि व्यापार पोर्टल अब आपको राष्ट्रीय कृषि व्यापार पोर्टल में पंजीकृत किया जा रहा है। तो जो भी नाम आ रहा है सभी को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल क्या है, इसकी स्थापना कब की, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 167 मार्गों पर 3359 किसान रेल सुविधाएं उपलब्ध कर किसान रेल है उसकी बात हो रही। तो पहला किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था, कॉन्सेप्ट बताइएगा क्वेश्चन। इस पर मैंने न्यूज़ भी एनालिसिस आप लोगों को दे रखा है। चलिए आगे हम बात करें कृषि कल और आज। तो ध्यान रखें, इस डाटे को अच्छे से याद रखें, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देश हम बात करें 1950 से 70 के दशक में हमारे खाद्यान्न की कमी थी। 1970 से 2000 के बीच खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। 2000 में खाद्य सुरक्षा की स्थिति आ गई, अर्थात हम स्थिति कब प्राप्त की, खाद्य सुरक्षा के 2000 के दशक में। ध्यान आज भारत दूसरों अनाजों को निर्यात वितरित कर रहा है, इसकी बात हो रही है। इसके लिए ध्यान रखें भारत वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरा है। 7.5% हिस्सा वैश्विक कृषि उत्पादन का भारत का है। 18% योगदान कृषि उत्पादन में भारत के GDP में तय करता है। निर्यात हम क्या क्या करते हैं, महत्वपूर्ण निर्यातक है मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप के प्रमुख देशों जहां उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। 28.580 करोड़ क्या कृषि स्वास्थ्य कार्ड वितरण किए जा चुके हैं। तो आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है, इसकी योजना की शुरुआत कब की गई थी, कि कौन से राज्य में सबसे पहले अपनाया गया था, ये सब आपको आंकड़े जरूर याद रखने हैं। अब ध्यान रखिएगा 2050 तक हमारी आबादी 160 करोड़ होगी। वर्तमान में यह 314 बिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन करता है। 4 गुना वृद्धि का हर साल 4 गुना वृद्धि होगी। तो 2050 तक हमें 400 मिलियन टन आवश्यकता को पूरा करना। मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में 26% बागवानी उत्पादों फसलों की नुकसान का सामना करना पड़ता है। जब कृषि आंदोलन हो रहा था उस समय मैंने कुछ बातें आप लोगों को समझाया था, याद है कि हमको उत्पादन से महत्वपूर्ण है, हमको जो खपत हो रही है, हमारा जो बर्बाद हो रहा है, उसे क्या करना है, बचत करना है। उसको नए टेक्निक के साथ हम उसको बचत करते हैं तो हमारा कुछ परसेंट है क्या होगा कि उत्पादन वृद्धि हो जाएगी, हम और भी खाद्यान्न उपलब्ध करा पाएंगे। अभी हाल ही में आपको UN के द्वारा फूड वेस्टेज सूचकांक जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कितना कहाँ खर्च बर्बाद किया जाता है दैनिक खाना को। तो आपको उन आंकड़ों को याद रखना, एक साथ को जोड़ देना। हमारा उत्पादन प्रभावी रूप से 26% और बढ़ सकता है, तो उसके लिए हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। और देखिए वीडियो एनालिसिस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट
की नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इससे हमारे से जुड़ना होगा। और वीकली टेस्ट जो लिया जाता है आपको संडे को, प्रत्येक संडे को 11 AM में, उससे में भाग लेने के लिए आपको 599 प्लस टैक्स अर्थात 612 रुपये आपको पड़ेगा लगभग। इस बेहिजक आप इसे विश्वास करके ले सकते हैं। इससे आपका करेंट का जो भी कंटेंट इशू है, जो भी आपको आइडियोलॉजी इशू है, जो भी आपको मेंस ओरिएंट इशू है और ये इंटरव्यू ओरिएंट इशू है, वो सब सारा समाप्त होगा। क्योंकि मैं लगातार जो चीज़ों की चर्चा करता हूँ डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ वहाँ उठा लीजिएगा, आपको इससे प्रश्न जरूर मिलेंगे इस सीरीज़ से। जो लगातार कम से कम 2 से 3 महीना देख लिया वीडियो को, उसके कंटेंट जरूर जाके मिलाइएगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अगर कंटेंट नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल पर आने की आवश्यकता एकदम नहीं है। और भी यूट्यूब चैनल है, अगर चैनल से मेरे एनालिसिस से आपको जो रिसेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी बिहार में टीचर का एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन मिलाइए जाके, आपको समझ में आ जाएगा करेंट का स्टेटस क्या है और जो चीज़ें दी जा रही है क्या उससे लाभ आपको हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं दावा इसलिए करता हूँ ना, मैं खुद करके देख रखा है ना इन सब चीज़ों को। आपको सशक्त होने की ज़रूरत है, आपको मजबूत होने की ज़रूरत है, आपको समझने की आवश्यकता, प्रश्न कहाँ पूछे जाते, कैसे पूछे जाते और किस चीज़ को हम कम कंटेंट के साथ कवर कर सकते हैं। तो आप इस पैकेज से जुड़ सकते हैं बिना हिचकिचाहट के साथ। अब देखिए, पक्की सड़कें 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए किया जाएगा। ग्रामीण विकास जो है, विकास बजट के लिए 12% की वृद्धि बताई गई है। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों को लिखते जाइएगा। ये आपको अगले वर्ष तक काम देगा, अगले वर्ष जितने भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए। तो इन सारे चीज़ों को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है, पॉइंट आउट करके। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसी में। आदिवासियों के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा। आकांक्षी जिलों के संदर्भ में परिवार को यह लाभ दिया जाएगा। विकास के दायरे में 5 करोड़ आदिवासी वर्गों को लाभ इससे प्राप्त होगा। लगभग 63,000 आदिवासी गांव इसमें शामिल होंगे। बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। देखिए, जनसंख्या, अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग कल्याण जो है, आवंटन 2023-24 के लिए लगभग 2959 करोड़ रुपया दिया गया। बढ़ाकर 24-25 में क्या किया गया, लगभग 66,000 कर दिया गया। लगभग 3 गुना, लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए 2.5 से 3 गुना अप्रॉक्स दिया गया, वृद्धि किया गया है। अब यह कि जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है के तहत वित्तीय सहायता 23-24 में 300 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर अब 1,000 करोड़ किया है। ये सब सीधे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को लाभ देता है। धरातल वे पर जो पिछड़े वर्ग हैं उनको लाभ देता है। इन सब आंकड़े को याद रखना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, रोजगार सह आय सृजन जैसे उत्पाद को बांटने के लिए यह अनुसूचित क्षेत्र ST/SC आबादी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे लाभ प्राप्त होगा। तो इन आंकड़ों को अच्छे से लिखना है कि इन क्षेत्रों में किया जाएगा। 70% वृद्धि आपको बजटीय आवंटन किया गया है। किसमें, आपको प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत। तो सबसे पहले आपको बताना है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके संदर्भ कब लागू किए गए थे। चलिए आगे हम बात करेंगे। बुनियादी ढांचा में विकास किया जाएगा। नागरिक उड्डयन बढ़ाया जाए। नागरिक विमानन, लंबी छलांग। ऊर्जा क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 50% संचयी बिजली स्थापित करने की क्षमता लक्ष्य रखा है। उज्ज्वला योजना के लिए 48.42 बिलियन किलोवाट हुई है, जो बिजली बिलों में आपको वार्षिक बचत करती है। कितना लगभग अप्रॉक्स 93,035 करोड़ रुपया बचत करती है। इससे क्या होगा, बचत जैसे होगा आपको पैसे मिलेंगे रोजगार में। शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, मेट्रो रेल, RRTS जो है, सेमीकंडक्टर, फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी। आपको ये सब लाभ आंकड़े याद रखने, आंकड़े केवल याद रखने, आंकड़े को लिख लेना है। इस हो सके तो इस PDF को क्या करना, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। मैं इस PDF को आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इनको कम से कम रख के, प्रिंट आउट करा के इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे मैं बात करूं। आगे देखिएगा, 100 शहरों में पेयजल स्वच्छता ट्रीटमेंट की बात हो रही है। उसके बाद इसी वर्ष जनगणना होने की संभावना नहीं है। सिर्फ पैसे आवंटित किए गए जनगणना के लिए 1,309 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब ध्यान रखिएगा, आवंटित किए गए थे 21-22 में 3,768 करोड़ रुपये।
और 578 करोड़ आवंटित किए गए थे 2023-24 में। 12,000 करोड़ से अधिक खर्च होने की संभावना है। जनगणना और एनपीआर नेशनल जो पब्लिक रजिस्टर है उसके लिए बात हो रही, पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके साथ साथ 8,754.23 करोड़ रुपये लागत है 2021 की जनगणना कराने का निर्णय लिया गया और 2019 में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में। तो ये सब आंकड़े याद रखिएगा, जल्दी जनगणना हो सकता है देश में। चलिए, 100 शहरों के लिए प्लग इन प्ले सुविधा के औद्योगिक पार्क अपनाए जाएंगे। लाइए कहीं से इंस्टॉल कर दीजिए। इस योजना के तहत आपको चीज़ें दी जाएगी। इन 100 शहरों में शहरों का लिस्ट जल्दी जारी किया जाएगा, उन सभी पर हम बात करेंगे। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, ध्यान रखिएगा इस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। इसमें एमएसएमई का प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव प्रोग्राम पीएलआई योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 100 करोड़ से अधिक के निवेश किए जाएंगे। ये सब ध्यान रखिएगा। जो कम से कम 100 प्रकार के वस्तु आइटम से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। इन जो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो स्थापित किए जाएंगे, इससे क्या होगा, लोगों के डिमांड को पूरा किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार हम सृजित कर सकते हैं वस्तुओं का जो भी डिमांड, उसके अनुसार। अंतिम मिल कनेक्टिविटी सड़क सीमा, आपको सड़क सीमा को क्या किया गया, 6500 करोड़ दिया गया। जो सीमा पर जो बीआरओ सड़क बनाता है उसके लिए 6500 करोड़ आपको दिया गया पैसा। अब घरेलू कोयला खपत में हम ऊर्जा क्षेत्र में विकास की बात करें, विश्व में फार्मेसी की बात है, फॉरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस की, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, फलते फूलते स्टार्टअप और निमोसी का इकोसिस्टम की बात हो रही है। तो ये सब आपको आंकड़े थोड़ा सा कम से कम प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा, आपको शेयर कर दूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कोड की बात हो रही थी, हम जो बोझ है कोर्ट पर उसको कैसे कम कर सकते हैं, तो ई कोर्ट परियोजना के तहत 1500 करोड़ आवंटित किए गए। ई कोर्ट परियोजना का अर्थ यह है कि जो हमारा जो ग्राउंड परियोजना हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और लोअर कोर्ट है, इसके द्वारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बेस बनाकर काम किया जाता है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हर राज्यों में होता है, लोअर कोर्ट हर ज़िले में होता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ग्राउंड पर काम करता है। ई कोर्ट का मतलब है कि हम इस कोर्ट को कुछ न्यायाधीशों के साथ हम उसका वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम परियोजनाओं को काम करना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सुविधाएं, जिससे क्या होगा, लोगों के आने जाने का जो खर्च होता है वो बचेगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और हम कहाँ से हैं, हम केरल से, मान लीजिए केरल से हमें दिल्ली पहुँचने में या पूर्वोत्तर से हम किसी क्षेत्र में जाने में क्या होगा, हमें खर्च होगा, रहने खाने पीने का खर्च होगा। औसतन मान लीजिए 10,000 भी खर्च हो रहा है एक बार, उससे अधिक खर्च होता है आने जाने का। अब फीस का वकील तो छोड़ ही दीजिए, केवल आने जाने का खर्च अगर 10 बार हो रहा है, इस पर हम किसी भी मामले में कम से कम 10 बार मान लीजिए चर्चा हुआ, उस पर जिरह चला, तो 10 गुना आप गुना कर लीजिए, कम से कम 1 लाख रुपया खर्च एक व्यक्ति पर बचत होगी। तो बचत इससे होगा, बचत होगा तो लोगों के पास बचत होगा, तो आय हम बचत कर पाएंगे, उसका कहीं और यूज़फुल कर पाएंगे पैसे को। तो आपको इस नज़रिए से देखना है कि अगर इस कॉन्सेप्ट से हमको लाभ क्या हुआ, तो लोगों के पैसे बचाए जा सकते हैं इससे, जिससे वो उन पैसे को अनुपयोगी कर सकता है, उपयोग अन्य क्षेत्रों में कर सकता है, उससे आय सृजित करवा सकता है। इन सब कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़िएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। दुर्लभ खनिजों को उत्पादन बढ़ावा देने के लिए मिशन लॉन्च करेगी सरकार, जल्द ही लॉन्च करेगी। ऑफशोर समृद्धि खनन के लिए पहली नीलामी लॉन्च करेगी। 25 के बजट पेश करते हुए हमारे वित्त मंत्री के द्वारा की गई। अब है इसे विंड टरबाइन और पानी जो बिजली नेटवर्क के लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग को सृजित किया जाएगा। पिछले वर्ष सरकार ने 30 दुर्लभ खनिजों की सूची जारी की थी, तो मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया था, तो उसका नाम बताइएगा। 30 दुर्लभ खनिज कौन कौन से सूची थी, उस सूची में नाम जिनके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं बता रखा। तांबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों तेज़ी से बढ़ रही है स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए आवश्यक घटक माना जा रहा है। तो इन सारे खनिजों को, दुर्लभ खनिजों को 30 सूची जो बनाई गई थी उसको अब क्या किया जाएगा, लॉन्च करेगी सरकार। इस पर जल्दी कोई योजना आएगा, नाम आएगा तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एमएसएमई में, यह भी इम्पोर्टेंट है। एमएसएमई की बार बार चर्चा होती है, यह रोज़गार देता है, जीडीपी में रोज़गार में योगदान देता है बहुत व्यापक तरीके से। तो इसमें आपको ध्यान रखना आंकड़ों को संग्रह, हालांकि इस पर मैंने पहले भी इसी सेशन में चर्चा बार बार कर रखा, कितना ये जीडीपी में योगदान करता है, कितना यह रोज़गार सृजन में योगदान करता है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए ई कॉमर्स
एक्सपोर्ट हब बनाने की घोषणा की गई है इस बजट में। तो यह क्या करेगा, इससे हब बनेगा, निजी सरकारी सहभागिता बढ़ेगी, जहां एक ही जगह पर निर्यात और आयात निर्यात करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि छोटे छोटे बुनकर जो पेटेंट या घरों के सामान पेंटर घरों के सामान बना बेचने के उद्यमी भी अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। ई जो कॉमर्स पोर्टल है उन्हें ऑर्डर मिलेंगे ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब मदद करेगा इसके लिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को बाज़ार तक जाने की आवश्यकता नहीं, उनके घर तक बाज़ार आएगी। तो यह नए नए उत्पाद को और भी सृजित कर पाएंगे, उनके पैसे बचेंगे। क्योंकि देखिए पैसे बचते हैं जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसमें आने जाने का खर्च जो फेयर लगता है फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रोड टैक्स लगते हैं, ये सब चीज़ें बचेगी। हम खर्च को बचाएंगे तो हम उसका उपयोग कहाँ करेंगे, उनको और भी चीज़ों में लगा के उपयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, आगे बढ़ना है। चलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मजबूत होगा सरकार का काबू खजाना। इस आंकड़े को याद रखिए, बैंकों में वृद्धि किया जाएगा। देखें आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट, आंकड़ों को रखना है याद, ठीक है ना। विनिवेश के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे, जुटाए जाएंगे। विनिवेश कहने का अर्थ है कि हम सरकारी किसी कंपनी में 50% से अधिक भागीदारी, 51% अधिक भागीदारी है तो वो सरकारी उपक्रम होता है। उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी में 75% भागीदारी है किसी कंपनी, तो अपने स्वामित्व का डाइल्यूट करेगा, अर्थात स्वामित्व को कम करके उससे जो बजट पैसे प्राप्त होंगे उसको को विनिवेश कहते हैं, जिसका लक्ष्य सरकार ने रखा। अर्थात निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दीपक सचिव तुरीन कांत ने यह जानकारी दी है। अब है कि कंपनियों के तहत 52,260 करोड़ रुपये का लाभांश मिलने का अनुमान है। अंतरिम बजट में जो CPSE 48,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। तो विनिवेश के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ प्राप्त करेंगे, ऐसी बातें की जा रही है। अब है कि राज्यों की भूमिका बढ़ जाएगी, तो इसके लिए देखिए आंकड़े दिए गए, आंकड़ों को ध्यान में रखना है। 1.5 लाख करोड़ रुपया राजस्व मिला है केंद्र सरकार को कंपनियों के लाभांश के तौर पर। अब 2030 में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपये का इस्तेमाल शुरू होगा। हम बहुत से देशों से UPI सिस्टम डेवलप किए हैं, रुपये सिस्टम डेवलप किए हैं, तो उससे हमारा पैसा बचत होगा। डॉलर का भुगतान जो हम करते थे वो बचेगा। अब 2023-24 तक अगले में 44.42 अरब डॉलर FPI आएगा, अर्थात हम विदेशी निवेश प्राप्त कर पाएंगे। 15वां स्थान है देश में दुनिया विदेशी निवेशक आकर्षित करने में देश का, तो इसको हम बेहतर और कर सकते हैं। 50,000 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया है चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के माध्यम सरकार के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को अच्छा। पर्यटन क्षेत्र में भारत का योगदान अच्छा रहता है, आपको मानचित्र को मजबूत करने की बात है। लक्षद्वीप की बात हाल ही में हुई थी, लगभग 2479.6 करोड़ रुपया पर्यटन मंत्रालय बजट बढ़ाकर विष्णुपद और बोध गया मंदिर कॉरिडोर बनाने की बात की थी। तो देखिए आपको धर्मस्थली से संबंधित कॉरिडोर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितने कॉरिडोर, रामायण कोड है, महाभारत को है, बुद्ध सर्किट है, ये सब याद रखना। अब कॉरिडोर की बात हो रही था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, रोड बनाया जाएगा। क्रूज संचालन के लिए विदेशी कंपनियों के सरल व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया। बिहार और उड़ीसा में पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा दिया जाएगा, अवसर दिए जाएंगे। लगभग 1692 करोड़ रुपया क्या क्या पिछले भी पर्यटन क्षेत्र में बजट में अब बढ़ाकर इसको बढ़ेगी। ये सब आंकड़े दिए गए, इनको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हुई है, नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हो रही है। पर्यटन स्थल को बढ़ावा, उड़ीसा में दर्शनीय स्थल जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और भी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थात हम पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जो क्षेत्र हमारे अभी तक नहीं पहुंचे वहां तक हम पहुंचेंगे। बिहार में एक्सप्रेसवे दिया गया है, तो ध्यान रखिए क्या क्या मिला बिहार को, एक नज़र से देख लीजिएगा। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे और इसके साथ साथ बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क परियोजना को लाभ दिया गया। एक्सप्रेसवे कहने का मतलब कम से कम 6 से 8 लेन वाला आपको रोड होगा, एक तरफ से 6 लेन या 8 लेन का जो भी एक्सप्रेसवे यहाँ दिया जाएगा। दूसरे तरफ यह बाउंड्री होगा, इधर भी आपको 6 लेन का कम से कम होगा। तो एक्सप्रेसवे आपको दिया गया है। तो बिहार में एक्सप्रेसवे मिलने का मतलब है जो पिछड़ी क्षेत्र है वो और भी मजबूत होंगे। और रोड जिस क्षेत्र में बनते हैं
उसका केवल समझिएगा इसको रोड बनने से क्या लाभ होते हैं, उसके आसपास के मार्केट डेवलप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण डेवलप होता है, तो हमारे 8 कोर सेक्टर वो डेवलप होते हैं। 8 कोर सेक्टर कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 8 कोर सेक्टर का डिमांड बढ़ता है, 8 कोर सेक्टर अन्य क्षेत्रों की मांग को सृजित करता है। तो इससे क्या होता है, एक इकोनॉमी डेवलप होती है रोड के आसपास। तो जैसे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो लोगों के पास रोजगार क्रिएट होगा, सृजन होगा, ये सब लाभ आपको प्राप्त होगा रोड के माध्यम से। तो इसलिए रोड को हल्के में मत लीजिएगा, हाईवे को हल्के में मत लीजिएगा। यह बेस्ट टेक्निक होता है किसी भी देश के आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, आज का क्वेश्चन क्या है लिखिएगा। चलिए, आम बजट 2024-25 में वर्णित महत्वपूर्ण, देखिए फिर यहाँ कल वाला एरर मेरा रह ही गया, पहलुओं को रेखांकित करते हुए भविष्यगत उपायों को स्पष्ट करें। 50 शब्दों में आप 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखिएगा। आम बजट 2024-25 में वर्णित महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करते हुए भविष्यगत उपायों को स्पष्ट करें। चलिए, इसका उत्तर आप लोग 9 PM से पहले भेज दीजिएगा, और जो भी चीज़ें बच गई वो सारे चेक हो जाएंगी। बजट समाप्त हो गया, चीज़ें हम फिर से कल नए वीडियो एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।